हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो हिंदी के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। एंड हमेशा की तरह आपका आज का क्लास भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। देखिए, ये सब ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोग पहले से परिचित होंगे, पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, 10वां क्लास तक, 11th 12th तक पहले आप लोगों ने शायद इस टॉपिक को पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पे चीज़ों को बताने वाले हैं। एंड जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, एंड बहुत चीज़ आपको ऐसा यहाँ पे मिलने वाला है जिसे आप शायद पहले पढ़े होंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नया भी देखने को मिलेगी, तो इसी कारण आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ आसान शब्दों में देखने को मिलेगी एंड नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलते हैं, जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए, इसका परिभाषा तो सबको पता होगा, मुंह में आपका सीधा याद होगा कि जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा तो सबको मालूम होगा। उदाहरण से अगर समझा जाए तो देखिए, राम आया उसे खाने दो। ठीक है, इस सेंटेंस को अगर हम लोग ऐसे लिखें कि राम आया राम को खाने दो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि राम का रिपीटेशन देखने को मिला, राम का यहाँ पे दोहराव देखने को मिला। ठीक है, एंड इस कारण से ये सेंटेंस जो सूटेबल आपका नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक सेंटेंस आपको बताते हैं कि राम आया राम को खाने दो, राम का सोने का वक्त हो गया। तो अगर हम लोग बार बार यहाँ पे राम का उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि राम यहाँ पे जो है बार बार उपयोग होने के कारण सेंटेंस हमारा सही नहीं लगेगा, प्रभावी नहीं लगेगा। तो इसी संज्ञा को, राम आपका क्या है, संज्ञा है, तो इसी संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए हम लोग इस स्थान पे क्या करते हैं, सर्वनाम का उपयोग करते हैं, ताकि हमारा जो सेंटेंस है उसमें संज्ञा का दोहराव नहीं हो एंड भाषा जो है आपका प्रभावी और सरल बना रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है समझिए कि राम आया उसे खाना दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो आपका राम आना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ पे राम ना लिख के क्या किए हैं कि संज्ञा के जगह पे उसे का उपयोग किए हैं। एंड ये उसे क्या है, आपका सर्वनाम है। तो सर्वनाम का उपयोग क्यों किया जाता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए। ठीक है, एंड अगर हम लोग इस तरह से सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो इससे जो हमारा लैंग्वेज है वो इफेक्टिव बनता है, इजी बनता है, आसान बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि राम जो यहाँ पे था, राम आया राम को खाना दो, तो यहाँ पे जो राम है उसको हटा के हम लोग क्या किए, सर्वनाम का उपयोग किए। इसीलिए कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का उपयोग किया जाएगा उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थी एंड इसे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस वाक्य में राम संज्ञा है तथा राम के स्थान पर शब्द जो है उसे, ये वाला प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे सर्वनाम होते हैं, जैसे कि मैं, वह, वे, उन्हें, अपने, तुम आदि, ये सब एग्जाम्पल है। सेकेंड लैंग्वेज में आप देख सकते हैं अन्य शब्दों में, तो जितना भी नाम है, सब नामों या संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वो सर्वनाम है। एग्जाम में जो है एमसीक्यू पे आपको अलग अलग डिफिनेशन के आधार पे प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसीलिए जितना टाइप का डिफिनेशन बनता है उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर सर्वनाम शब्द का हम लोग यहाँ पे अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ, तो सर्वनाम जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। एंड इसका अर्थ क्या होता है, सबका नाम। सर्व का मतलब सबका, नाम का मतलब नाम, यानी कि सबका नाम। तो यहाँ पे जितना भी आपको नाम देखने को मिलेगा एंड सभी नाम के बदले जो शब्द आपको देखने को मिलेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपका बेसिक चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं या फिर मूल सर्वनाम की संख्या पूछा जाए तो 11 होता है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी आपको सर्वनाम देखने को मिलेगा उनका निर्माण यही सब सर्वनाम का हेल्प से जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, होते तो बहुत तरह के सर्वनाम हैं, लेकिन उनका निर्माण जो है वो इन्हीं 11 सर्वनाम के सहायता से होता है। ठीक है, यही 11 सर्वनाम की मदद से वे सर्वनाम बनते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे।
देखिए, तो इसको याद रखिएगा कि हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, या फिर मूल सर्वनाम की संख्या पूछा जाए तो 11 होता है। कौन कौन? यहाँ पे है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, निश्चयवाचक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, अनिश्चयवाचक इंडिफिनिट प्रोनाउन, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और निजवाचक यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहला काम कि आपको इन छहों का नाम याद होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला आपका इंग्लिश में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो इन छहों का नाम आपको याद होना चाहिए, अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे इन छहों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। नाम पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुरुषवाचक, वैसा सर्वनाम जो पुरुष के बदले आए। पुरुष कहने का मतलब है, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसी को दूसरे भाषा में कहा जाए, साधारण भाषा में कहा जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नाम पे ही दे रखा है पुरुषवाचक, यानी कि पुरुष के स्थान पे। तो पुरुष में आपका यहाँ पे दोनों आ जाएगा, पुरुष या स्त्री। ठीक है, तो दोनों के स्थान पर जिस शब्द का उपयोग होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि इसको जो है वो 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझते हैं, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 व्यक्ति है। ठीक है, 2 व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है आपका ए वाला, वो बी से कुछ कह रहा है। ठीक है, कुछ बोल रहा है, हो सकता है अपने बारे बता रहा है या फिर किसी और के बारे में बता रहा है। तो ये जो बोल रहा है, जिनका प्रयोग बोलने वाले, तो ये जो बोल रहा है इसको क्या कहेंगे हम? उत्तम पुरुष। ठीक है, एंड अगर ये कुछ अपने बारे में बताएगा तो क्या बोलेगा कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, तो कुछ ना कुछ बताएगा। तो मैं, हम, मुझे, हमारा आदि, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। एंड ये सभी शब्दों का प्रयोग ये आपका उत्तम पुरुष वाला व्यक्ति जो है वो करने वाला है। सेम अगर इसके बारे में कुछ बताएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन यहीं पे अगर कोई तीसरा व्यक्ति है या फिर नहीं है, कहीं दूर है, और इसके बारे में अगर बताएगा कि उसका नाम क्या है, उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है, तो ये आपका जो है जिसके बारे में बोला जाए वो आपका होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है। क्या क्या? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति खुद के बारे में बोलेगा, ठीक है, जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो होता है आपका उत्तम पुरुष। सेम जो सुनने वाला है, यानी कि ये सुन रहा था आपका, तो सुनने वाला क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। एंड यहाँ पे तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हारा, ये सब यहाँ पे इसके लिए उपयोग होगा। सेम अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है, मान लीजिए ये जो व्यक्ति है ए, वो आपका सी के बारे में कुछ बता रहा है, किसको? बी को, तो ये सी जो है आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह हो गया, वे, उसे, उनका आदि। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं ये ध्यान रखिएगा। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता, सुनने वाला, अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन सर्वनाम का उपयोग किया जाता है? तो मैं हो गया, हम हो गया, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में कौन कौन सा आएगा? तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सब। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए
तुमको कौन सा सर्वनाम है या फिर तुमको कौन सा व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अन्य पुरुष में किसी तीसरे के बारे में जब कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, तो वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, तो ये सब ऐसा शब्द है जो आपका किसी अन्य पुरुष के बारे में इंडिकेट करता है, बताता है। ठीक है, तो आई होप आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर। दूसरा आपका टाइप है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे क्या होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वस्तु है या फिर व्यक्ति है वो आपका पास भी हो सकता है या फिर दूर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करेगा। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, जैसा है यही किताब मुझे पसंद है। यही किताब यानी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नज़दीक। ठीक है, नज़दीक में रखा कोई वस्तु है एंड इसके बारे में बोला जा रहा है कि यही किताब मुझे पसंद है। तो स्पष्ट किया गया है कि कौन सी किताब पसंद है, एक निश्चित चीज का बोध हो रहा है कि यही किताब, निश्चित यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेम वही लड़का हर बार पहला आता है। वही लड़का हर बार पहला आता है, तो यहाँ पे भी एक निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चित चीज का बोध हो रहा है। ठीक है, कि वही लड़का। सेम आगे एग्जाम्पल देखें तो इन्हीं लोगों ने मेरी मदद की। किन लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, तो एक निश्चितता का बोध हो रहा है। उसी दुकान से मैंने सामान खरीदा। उसी दुकान, कौन सा दुकान, उसी दुकान। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि दुकान को लेकर संदेह नहीं है, बल्कि पक्का संकेत है कि यह वही दुकान है, उसी दुकान से जो है वो मैंने सामान खरीदा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि निश्चितता का बोध हो रहा है। ठीक है, निश्चित चीजों का बोध देखने को मिल रहा है। तो ये आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे आपको निश्चित चीजों का बोध नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वैसा सर्वनाम होता है जो पास की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यह सामान मेरा है, तो यहाँ से क्या आपको स्पष्ट पता चल रहा है, ये जो शब्द है यह, इससे स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि कोई निकट में रखी वस्तु के बारे में बोध हो रहा है। ये, इस, यही चीज मेरा है, तो निकट के चीजों के बारे में बोध हो रहा है। लेकिन वही वाला कोई चीज दूर है आपसे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वह, वे, उस, वही, तो ये सब दो का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज को ध्यान में रखना है कि पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जो आपको दोनों में कॉमन दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि वह बहुत खेलता है, यानी कि यहाँ पे अन्य पुरुष के बारे में बात की जाती है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था कि वह बहुत खेलता है। एंड ये जो शब्द है आपका वह, ये आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में भी देखने को मिल सकता है कि जैसे कि वह माधुरी की पुस्तक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किस सेंटेंस में कौन सा सर्वनाम है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये सेंटेंस दे दिया जाए, वह बहुत खेलता है, तो आप लोग लगा दीजिएगा कि वह जो है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अब यही वाला सेंटेंस आपको मिल जाए कि वह माधुरी की पुस्तक है, तो यहाँ पे भी आप वही अगर काम कीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम लगा दीजिएगा, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उस चीज़ को आप आसान भाषा में समझ लीजिए। ये एक तरह का अपवाद होता है एंड ये सबको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का कुछ उदाहरण से देखते हैं कि यह पढ़ता है, वह बहुत खेलता है, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, जैसे कि यह हो गया, वह, ये, वे, ये सब आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन ये सब सर्वनाम का उपयोग निश्चयवाचक में किया जाता है। तो आपको पहचानना कैसे है, सेंटेंस के आधार पे, सेंटेंस देख के आपको पहचानना है।
जहाँ पे निश्चित चीज़ों का बोध होगा वहाँ पे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे कि यह मेरी बेटी है, यह मेरी बेटी है, एक निश्चित चीज़ का बोध हो रहा है कि यह जो है वो मेरी ही बेटी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह माधुरी की पुस्तक है, निश्चितता का बोध हो रहा है कि वह जो पुस्तक है वो माधुरी की ही है। यह हमारे टीम के सदस्य हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों में एक बड़ा सा डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है एक निश्चित चीज का बोध होता है, संकेत किया जाता है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम यह हो गया, वह, ये, वे किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग हुआ है, किसी व्यक्ति के नाम के बदले यह पढ़ता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा होगा, वह बहुत खेलता है, जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि वो बहुत खेलता है। ये हमेशा पढ़ते रहते हैं, वे मुझे बोला करते हैं। तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी सेंटेंस आपको आया वो किसी व्यक्ति के बदले में बोला जा रहा था, लेकिन जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी व्यक्ति आपका आएगा लेकिन संकेत करता हुआ या फिर निश्चित अर्थ में देखने को मिलेगा। इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को वाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका मेन डिफरेंस होता है, ध्यान में रखिएगा। पुरुषवाचक में मेनली जो आपका सर्वनाम आएगा वो किसी व्यक्ति को इंडिकेट करेगा, लेकिन निश्चयवाचक में आपका व्यक्ति और वस्तु दोनों की ओर संकेत करता हुआ दिखाएगा या दोनों में से किसी एक की ओर संकेत करता हुआ दिखाएगा। एंड सेकेंड चीज आपका है कि निश्चित चीज का बोध कराएगा। जैसे यह मेरी बेटी है, यानी कि यह कन्फर्म है कि यह जो है वो इन्हीं की बेटी है। वह माधुरी की पुस्तक है, कन्फर्म है कि यह जो पुस्तक है वो माधुरी की है, तो कन्फर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। निश्चयवाचक सर्वनाम का जस्ट विलोम कह लीजिए, उल्टा कह लीजिए। ठीक है, ये आपका होता है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई आ गया तो क्या करोगे, कौन आएगा इसका कंफर्मेशन नहीं है, फिक्स नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसने कुछ नहीं लिया, यानी कि किसने, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये सब तो वैसे ही इजी होता है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक, ये सब आपका बहुत आसान है। ठीक है, ज़्यादातर दिक्कत आपको कहाँ पे मिल सकता है, पुरुषवाचक में, निजवाचक में, इसके अलावा निश्चयवाचक में। तो 6 में से आपका 3-4 सर्वनाम आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो नहीं समझ में आएगा उसका आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि नोट्स को ऐसे बनाया ही गया है, इतने सरल और आसान भाषा में बनाया गया है कि आप स्वयं भी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ, ये सब अपवाद है, ये सब याद रखिएगा। और अपवाद ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ शब्द आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसको बताइएगा, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई ना कोई आ जाए, अनिश्चयवाचक, सब कुछ आ जाए, अनिश्चयवाचक, हर कोई आ जाए, अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो ये वाला आप लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए नाम पे स्पष्ट है, जो संबंध बताता है। वैसे सर्वनाम जो संबंध बताएगा, किसका संबंध बताएगा, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ या फिर एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित करेगा, तो उसी को कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसे जो, सो, जिसे, जिसका, जिनका, जिनको आदि शब्दों से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस दिया है, कोई वाक्य दिया है, तो आपके सेंटेंस में अगर ये शब्द आता है तो आप पहचान सकते हैं कि वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल से समझिए, ये वही लड़का है जो कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, एंड ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है, ये जो वाला शब्द कर रहा है। तो 2 वाक्य को जोड़ने का काम किया जा रहा है, 2 वाक्यों के बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है। सेम यहाँ पे वही है, मुझे वह पुस्तक चाहिए जिसे तुमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी 2 वाक्य है, दोनों वाक्य में जो संबंध स्थापित कर रहा है वो आपका जिसे है। राम वह व्यक्ति है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी 2 वाक्य है, दोनों के बीच संबंध स्थापित कौन कर रहा है, जिसका। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, वैसा सर्वनाम जो संबंध स्थापित करता है। ठीक है, या तो 2 शब्दों के बीच या 2 वाक्यों के बीच। तो ये वाला आप ध्यान में रखिएगा। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन क्या, कौन आया था, वह क्या कह रहा था, दूध में क्या गिर गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि संज्ञा के बदले प्रश्नवाचक सर्वनाम आया है। जैसे कि कौन आया था, मान लीजिए कि राम आया था, तो राम आपका संज्ञा था, इसके जगह पे हम लोग क्या चीज उपयोग कर दिए, कौन। तो संज्ञा के बदले कोई जो भी शब्द का उपयोग किया जाएगा वही सर्वनाम होता है, आपका कौन हो गया। सेम वह क्या कर रहा था, तो मान लीजिए कि वह खेल रहा होगा, ठीक है, या फिर वो कुछ काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे जो संज्ञा आना चाहिए था उसके जगह पे आपका क्या आ गया, ये सर्वनाम आ गया। दूध में क्या गिर गया, मान लीजिए दूध में मक्खी गिर गया, तो मक्खी क्या था आपका, संज्ञा था, तो संज्ञा की जगह पे आपका सर्वनाम आया है क्या, एंड यही आपका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो जहां से आपको प्रश्न पता चले, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका आसान है। निजवाचक सर्वनाम, ये वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट भी रहता है। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है। ठीक है, कर्ता यानी कि करने वाला जो है आपका, वो अपने लिए स्वयं करता है। यह कर्ता के अपनेपन या स्वयं के होने का बोध कराता है। सेंटेंस को देखिए, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे निजता का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कर्ता है मैं, वो अपना काम स्वयं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बोध हो रहा है, कर्ता अपने लिए स्वयं कर रहा है। ठीक है, तुम अपने आप खा लेना, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो सेंटेंस से तो आपको पता चल गया होगा कि कर्ता जो भी काम कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, अपनेपन को दिखा रहा है या फिर स्वयं के लिए कर रहा है। तो सेंटेंस से ये चीज़ आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये वाला नोट कर लीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम का रूप जो है वो आप है। ठीक है, अपने आप जिसको हम लोग कहते हैं, इसको आप स्वयं के तौर पर भी देख सकते हैं, स्वयं। ठीक है, स्वयं या अपने आप जिसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज आया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। दोनों में अंतर इसलिए बताया जाता है क्योंकि दोनों में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो दोनों में आपका कॉमन है। ठीक है, दोनों में आपको कॉमन देखने को मिलता है। जैसे कि आप शब्द, अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जब मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ाया, तो वहाँ पे आप शब्द का जिक्र किया था कि वहाँ पे आप भी आपको देखने को मिल सकता है, आप सर्वनाम भी देखने को मिल सकता है। सेम आपको निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आप शब्द देखने को मिलता है। तो दोनों में अंतर क्या है, कैसे आप पहचानिएगा वाक्य को देखिए कि कहाँ पे निजवाचक है, कहाँ पे आपका पुरुषवाचक है। तो निजवाचक में मैंने आपको बताया कि आप जो शब्द है वो आपको स्वयं का बोध कराता है, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब चीज़ों का बोध कराता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोध करा रहा था। जैसे कि आप शब्द का उपयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है, लेकिन इनके प्रयोग और अर्थ में अंतर होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर देखा जाए आपका उपयोग, तो जब आप किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मैंने आपको बताया कि आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका बोध है वो किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब आपका उपयोग स्वयं को संबोधित करने के लिए, वक्ता स्वयं के लिए करेगा, तो वहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। जब आप स्वयं वक्ता के लिए प्रयोग होता है, यानी जब कोई व्यक्ति अपनी ही बात करता है और अपने कार्यों की ओर इशारा करता है, तो यह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, आप अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यानी कि अपने लिए किया जाए, स्वयं वक्ता के लिए किया जाए, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था सर्वनाम के बारे में। अब चलते हैं कुछ और भी बातें जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग किन किन रूपों में होता है, इसको देख लीजिए। आपका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं कि आपके साथ अगर ही जोड़ दें तो हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो आप ही आ रहा था, यानी कि अपने आप ही आ रहा था, यानी कि क्या मैंने आपको बताया, मैं तो स्वयं आ ही रहा था या फिर मैं अपने आप आ रहा था। आपके साथ अपने जोड़कर कोई अपने आप नहीं सुधरता। ठीक है, सर्वसाधारण के रूप में देखा जाए तो अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। इसके अलावा आपके साथ अगर स्वयं जोड़ दिया जाए, आप प्लस स्वयं, या फिर आप प्लस स्वतः, या आप प्लस खुद, जैसे कि आप स्वयं समझ जाएंगे, आप खुद आकर देख लीजिएगा, तो आपका उपयोग ये सब के साथ किया जाता है। यानी कि कैसे कि आपके साथ अगर कोई शब्द जोड़ दिया जाए, जैसे कि
स्वयं हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा। आपके साथ खुद जोड़ दिया जाए तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। आपके साथ ही जोड़ दिया जाए तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। तो आपका उपयोग किया जा सकता है। आपके साथ आपसे आप जोड़कर मेरा हृदय आपसे आप उमड़ पड़ा, यानी कि अपने आप उमड़ पड़ा। ठीक है, खुद उमड़ पड़ा, स्वयं उमड़ पड़ा। तो बहुत सारे तरीके हैं आपका जिसके मदद से आप जो है वो आपका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में आप ये चीज को डाल लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आएंगे, ये शब्द आपको अकेले देखने को मिलेंगे तो वह सर्वनाम होगा। लेकिन जब यही शब्द आपको किसी संज्ञा के साथ दिखाई देंगे तो आप वहाँ पे उसको विशेषण आपको मानना होगा। एंड इसी टाइप का जब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत छोटा सा चीज़ है, छोटा सा डिटेल है, लेकिन स्टूडेंट को यहाँ पे उसका जो है वो दिमाग को डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, परेशान कर देता है क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। जैसे कि यह आ गई, अब आपको अगर पूछ लिया जाए कि यह आ गई, या फिर ये वाला देख लीजिए कि यह किताब कैसी है, ये सेंटेंस आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताइए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है या फिर यह क्या है, तो आप लोग यह देख के बोल दीजिएगा कि यह तो आपका सर्वनाम है। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो यह आया है वो आपका सर्वनाम नहीं है, वो आपका विशेषण है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह के साथ क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा आया है। एंड यही बात कही गई है कि जब ये ऊपर में जितने भी शब्द दे रखे हैं ये शब्द किसी संज्ञा के साथ आपको देखने को मिलेगा तो वो आपका विशेषण हो जाएगा। सेम अगर ये अकेला आएगा, जैसे यह आ गई, वह आ गई, ठीक है, कोई आ गया, कोई आ गया, तो यहाँ पे अकेला है, अकेला देखने को मिल रहा है, तो ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन जब वही चीज कोई संज्ञा के साथ आएगा, ठीक है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। अब सर्वनाम के रूपांतर को देख लीजिए, ये आपका लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। जैसा कि मैंने आपको संज्ञा में बताया था कि संज्ञा एक विकारी शब्द होता है, यानी कि विकारी शब्द वैसा शब्द जो अपना रूप बदलता है। ठीक है, सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है क्योंकि इसमें रूप परिवर्तन होता है, रूप ये बदलेगा। ठीक है, किसके कारण? वचन के कारण, पुरुष के कारण या फिर कारक, ये तीनों का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। एंड इसी कारण से ये अपना रूप को बदलता है। विकारी शब्द होते हैं जिनका रूप बदल सकता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और इसका रूप वचन यानी कि एक वचन, बहुवचन, पुरुष में आपका तीनों पुरुष हो जाएगा एवं कारक के अनुसार बदलता है। और एक चीज याद रखिएगा कि सर्वनाम में लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम में लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता है, यानी कि लिंग अगर चेंज होगा यहाँ पे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो उस कारण से चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, वह खाता है, पुल्लिंग है, वह खाती है, स्त्रीलिंग है, लेकिन सर्वनाम जो आपका पहले था वही वाला आपका सेकंड में भी है, वह दोनों सेम है। तो लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन एमसीक्यू प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से किससे सर्वनाम का रूप नहीं बदलता? लिंग, वचन, पुरुष, कारक। तो आपको टिक करना होगा कि लिंग के कारण यहाँ पे रूपांतर देखने को नहीं मिलता। तो छोटा छोटा चीज को अगर आप ध्यान में रखिएगा तभी आप चीजों को, प्रश्नों को सॉल्व कर पाइएगा। अब किसके कारण बदलता है? तो वचन के कारण, पुरुष के कारण और कारक के कारण। वन बाय वन तीनों के एग्जाम्पल को देखते हैं और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वचन के अनुसार परिवर्तन, एक वचन में अगर देखा जाए तो वह स्कूल गया। सेम अगर इसको आप बहुवचन में लिखना चाहेंगे तो वे स्कूल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने एक वचन से बहुवचन में लिखा तो ये जो आपका सर्वनाम था इसका रूप बदल गया, वह से वे हो गया। सेम अगर पुरुषवाचक सर्वनाम में देखा जाए तो पुरुष में आपको देखने को क्या मिला कि मैं बाजार गया। जब इसी चीज को आप मध्यम पुरुष में लिखना चाहें तो यहाँ पे आप मैं के जगह पे तुम कर सकते हैं, तुम किया गया है। उत्तम पुरुष में वह कर दिया गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है मध्यम पुरुष में तुम आप यूज कीजिएगा, उत्तम पुरुष में वह किसी तीसरा का बोध कराएगा। तो तीनों में आपका सेम चीज था, लेकिन जब पुरुष को बदला गया तो यहाँ पे सर्वनाम का रूप जो है वो बदल गया, मैं, तुम, वह, तीनों में आपका रूप बदल गया। ठीक है, आगे है आपका कारक। कारक में अगर देखा जाए कर्ता कारक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ,
उसके अलावा संबंध कारक में देखा जाए यह मेरी किताब है। कर्म कारक में देखा जाए सेम, अगर कारक बदल लें आप तो उसमें भी चेंज हो गया कि उसने मुझे बुलाया। तो तीनों में आप देखिए मैं, मेरी और मुझे, तीनों में आप देख सकते हैं कि सर्वनाम का रूप बदल गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपका होता है, आपको ध्यान में देना है, ध्यान में याद रखना है। ठीक है, ध्यान देना है कि सर्वनाम का रूप बदलता है किसके कारण, तो पुरुष के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। ओके, अगला टॉपिक है आपका सर्वनाम का पद परिचय। कहने का मतलब इसमें हम लोग वाक्य में जो भी सर्वनाम दे रखा है उसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम, सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है। इस वाक्य में वह और अपना ये दोनों क्या है, सर्वनाम है आपका। अब इसका क्या करते हैं, पद परिचय करते हैं, यानी कि इसको जो या फिर डिफाइन करते हैं इनके पद को। जैसे कि वह के बारे में अगर कहा जाए तो वह क्या है आपका, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा, यह आपके किस में आ जाएगा, तो यह आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा, यानी कि किसी तीसरा का जब बोध होता है, किसी तीसरे के बारे में कहा जाता है तो वह आपका अन्य पुरुष में आ जाता है। सेम, वह अपना काम करता है, किसका बोध हो रहा है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है, एक वचन का बोध हो रहा है, वह से एक वचन का बोध हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कर्ता कारक देखने को मिल रहा है, यानी कि कर्ता है तो ये आपका कर्ता कारक देखने को मिलेगा। सेम, अपना अगर देखा जाए, चूंकि यहाँ पे दो सर्वनाम था आपका वह और अपना, अपना को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्वयं, कर्ता स्वयं अपने लिए काम करता है, तो वह अपना काम करता है यानी कि स्वयं कर रहा है, तो यहाँ पे अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष में आपका ये आपको देखने को मिलेगा, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध बता रहा है। ठीक है, संबंध कारक देखने को मिल रहा है, तो संबंध यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सर्वनाम का पद परिचय बताना होता है। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपका सर्वनाम का लास्ट टॉपिक था। इतना चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। हो सकता है बहुत कुछ ऐसा होगा जो एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा आप रिवीजन कीजिएगा, आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया है कि जितना अच्छे से अच्छे बेहतरीन नोट्स हो सके वो नोट्स आपको प्रोवाइड करने का एंड अच्छे तरीके से बताने का। तो बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है मे भी अगर एक दो चीज़ समझ में ना आए तो आप जो वो दोबारा क्लास को देख लीजिएगा, नोट्स को पढ़ लीजिएगा, यकीनन आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी जब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें आपको पता होगा कि प्रत्येक टॉपिक का हम आपका 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, एक में थ्योरी बता रहे हैं, दूसरा में 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी अच्छा से हो जाएगा। तो इसी तरह से सर्वनाम का सेकेंड पार्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व कराएंगे जो आपका विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न रहने वाला है। एंड अगर आप उसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सर्वनाम से संबंधित सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और दोबारा आपको अपने जीवन में सर्वनाम जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे आप आगे कोई भी एग्जाम दो, आपका यहीं से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आया होगा। कैसी लगी आपको आज की क्लासेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जल्द ही आपको इसका एमसीक्यू वाला क्लास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।